नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों आज सक्सेस स्टोरी में हम लोग जो है इनवाइट किए हैं राम कुमार शर्मा जी को, जो समस्तीपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं और एसएससी 2018 में इनको कोलकाता जोन जीएसटी इंस्पेक्टर मिला हुआ है। तो क्या है इनकी स्टोरी, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। चलते हैं सीधा समस्तीपुर। जी राम कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आगाज योर जर्नी आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आपका चैनल जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और प्रोग्रेसिव है, इस पर मुझे लोगों से जुड़ने का और उनको अपनी स्टोरी बताने का जो आप मौका दे रहे हैं, इसके लिए सर आपको तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। राम कुमार जी, मेरे ख्याल से हम लोग भी ज्यादा बात नहीं कर पाए हैं, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए अपने बारे में। समस्तीपुर बिहार में, समस्तीपुर जिला में कल्याणपुर में एक फुलहारा गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। मेरा जो परिवार है वह एक मध्यम वर्गीय या कह सकते हैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार ही है, जो कि गांव में रहकर खेती बाड़ी और एक छोटा सा घर पे रोजगार उसको करके हम लोग अपना जीवन यापन हमारा होता है। मेरे पिताजी और माताजी दोनों, माताजी मेरी होम मेकर रही हैं और मेरे पिताजी भी एक साधारण किसान रहे हैं। मैं 3 भाई हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे 2 भैया मुझसे बहुत बड़े हैं और उनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी बड़े-बड़े हैं। जी, और सब लोग साथ ही संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहीं मैं रह रहा हूँ सर। दोनों दोनों भैया क्या करते हैं? वो लोग जॉब करते हैं? नहीं सर, यह मैं कह सकता हूँ कि पूरे अपने परिवार में या हिस्ट्री में मैं पहला जॉब में हूँ अभी, जो मैं जहाँ मैं वर्किंग हूँ, मैं पहला ही जॉब में हूँ। अच्छा अच्छा, आप वर्किंग है ऑलरेडी। कहाँ पर वर्किंग है आप? क्या काम करते हैं आप? जी, मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में आरएमएस होता है एक विंग, रेलवे मेल सर्विस, उसमें मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए के पद पर कार्यरत हूँ, अच्छा, समस्तीपुर बिहार में। सीएचएसएल आपने क्लियर किया था, राइट? ये सर सीएचएसएल 2015 से हो रहा है। हम लोगों के समय में मैं 2014 में मैं ज्वाइन किया था और वैकेंसी ईयर 2011-12 का ही था। और वह एक एसएससी की तरह ही एक कोई संस्था थी, जिसने जिस प्रकार सीएचएसएल में प्रीलिम्स और उसके बाद टाइपिंग होता था, वही चीज उसमें भी हुआ था और वही एग्जाम हम लोगों ने क्लियर किया था। ऑल इंडिया लेवल पर सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट का की वो वैकेंसी निकली थी, बहुत कम वैकेंसी थी और उसमें हम लोगों ने वह क्वालिफाई किया था। 2013 में एग्जाम हुआ था और 14 में मैंने ज्वाइन किया था। कहाँ पर है आपकी पोस्टिंग शर्मा जी? सर इस मामले में मैं लकी रहा हूँ कि अपने होम टाउन में समस्तीपुर में ही मेरी पोस्टिंग है, जो कि मेरे गांव से, मेरे घर से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां मैं घर से आना जाना ड्यूटी कर पा रहा हूँ। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सही बात है, इतना 12 किलोमीटर पे आप हैं तो बहुत बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा। आराम से दोपहर का खाना भी घर में खा रहे हैं और रात का खाना भी घर में खा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर। अगर मुंबई आते या कलकत्ता जाइएगा तो शायद ये नसीब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल सर, ये तो मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ ये चीज मुझे छूट जाएगी, लेकिन भले थोड़ा फ्यूचर के लिए, थोड़ा आगे फ्यूचर में जो प्रोग्रेस करने के लिए, पद में ऊंचा जाने के लिए, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना त्याग करना पड़ेगा। ही पड़ेगा। जी जी और बिल्कुल। यहाँ भी हूँ, इसकी भी कोई बहुत ज्यादा ये गारंटी तो है नहीं कि जिंदगी भर या मतलब रिटायरमेंट तक मैं यहीं रहूंगा। यहाँ से भी मेरा ट्रांसफर कहीं हो सकता है। अगर बिहार के दूसरे पार्ट्स में मेरा ट्रांसफर हो गया, जैसे अगर यहाँ से मैं कटिहार चला गया, तो बस जैसे अगर आसनसोल बंगाल में गया और कटिहार बिहार में गया, तो बात तो बराबर ही रह जाएगी ना। हम्म। चलिए जी सर। शुरुआत करते हैं आपके स्टोरी की। जैसे आपका 10th और 12th जाहिर है समस्तीपुर से ही हुआ होगा हम्म। और हिंदी मीडियम से ही सर हुआ मेरा, होगा। जी हिंदी मीडियम से ही हुआ होगा 10th। हाँ सर, मेरा हिंदी मीडियम से ही और सरकारी स्कूल से ही मैंने पूरी अपनी पढ़ाई की है। और मेरा 10th यहीं मेरे गांव के बगल में जो मेरा प्रखंड मुख्यालय है कल्याणपुर, वहीं उच्च विद्यालय कल्याणपुर से मैंने 10th की परीक्षा 2009 ईस्वी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। और 2011 में मैं आर कॉलेज समस्तीपुर से प्रथम श्रेणी से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। ओके, एंड ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं? कौन सा स्ट्रीम था आपका? सर ग्रेजुएशन, चूंकि मैं
जनरल कंपटीशन की तैयारी की तरफ मूव कर गया, तो मैं साइंस बैकग्राउंड को अपना छोड़ के मैं आर्ट्स की तरफ मूव कर गया था ग्रेजुएशन के लिए। और मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम होने से पहले ही मुझे यहाँ जॉब लग गई। और जॉब में वहाँ मुझसे मांगा गया कि आप अब रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आपको देना है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई वहीं पर उस समय छोड़ दी थी, ग्रेजुएशन मेरा नहीं हो पाया था और मैं इसमें ज्वाइन कर लिया। इसमें ज्वाइनिंग के बाद मैंने फिर डिस्टेंस एजुकेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में मैंने एडमिशन लिया, और 2014 के जुलाई से 2017 के जून का जो मेरा सेशन था उसमें मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस से ही, डिस्टेंस से। और इस कारण में 2018 सीजीएल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अगर मैं पहले देता तो हो सकता था पहले भी मुझे हो जाता, लेकिन यही था कि मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया था, इस कारण मुझे नौकरी में आने के बाद फर्स्ट एग्जाम देने के लिए 4-5 साल वेट करना था। वेट करना पड़ गया। दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज है शर्मा जी के कहने से ही मुझे याद आया कि आप जब भी अपना गोल सेट करते हैं दोस्त, तो हमेशा गोल ऊपर का सेट कीजिएगा। ऊपर जब सेट करते हैं तो वहां पर कंपटीशन कम होता है। जैसे इन्होंने बताया कि CHSL में इनका निकल गया, इनका CGL से निकल गया तो ग्रेजुएशन नहीं किए, ग्रेजुएशन नहीं किए तो इनको पता ही नहीं चला कि CGL में होता क्या है, CGL की तैयारी कैसे होती है, वो टफ है नहीं है, वो तो हवा ही नहीं लगा। और ये अगर उस समय कर लिए रहते जैसे कि शर्मा जी बता रहे हैं, तो शायद इनका CGL भी उसी समय निकल गया होता। ये 4-5 साल समझिए एक तरह से पीछे रह गए हैं। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सबसे अच्छी खबर है कि कलकत्ता इनको मिला है, जो इनके होम टाउन से पास में ही है। मतलब बिहार के आसपास तो कलकत्ता ही है मेट्रोपॉलिटन की अगर हम बात करें तो चलिए तैयारी की शुरुआत करते हैं। कि जैसे प्रीलिम्स आप दे रहे थे SSC 2018 का, तो उसके लिए स्पेशली क्या किया, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम था, ग्रेजुएशन भी आप कर रहे थे, कोचिंग वगैरह तो आप किए नहीं होंगे, सेल्फ स्टडी आप किए होंगे, तो कैसे कैसे तैयारी किया? और हिंदी मीडियम से आप हैं तो इंग्लिश की तैयारी कैसे किए? पूरा एक प्रीलिम्स का जो है स्टोरी थोड़ा बताइए। सर मैं शुरू से जैसा लगा मुझे कि मैं पढ़ने लिखने में ठीक रहा, और जब मुझे जॉब मैंने ज्वाइन किया और कुछ दिन मैंने जॉब किया, फिर जब मैंने सोचा कि मुझे अब आगे भी बढ़ना है, आगे मैं कैसे बढ़ पाऊंगा, तो मुझे पता चला कि एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, इसके तहत आपको एक अच्छी जिसको कह सकते हैं उस टाइप की आपको जॉब मिल सकती है। तो मैंने उसकी तैयारी के बारे में पता किया कि क्या-क्या उसका सिलेबस है, पिछले ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस देखे, और लगभग 2017 से मैं इस पीटी के तैयारी में जुट गया। वो भी शुरू-शुरू में मैं बहुत कम पढ़ता था, यानी 1 से डेढ़ घंटा मैंने शुरू जब किया तो मात्र 1 से डेढ़ घंटा, कि मैं फिर फ्लो पकड़ने के लिए कि मेरा जो छूट गया 2-3 साल, उसको धीरे-धीरे मैंने उसको बढ़ाते-बढ़ाते 3-4 घंटे तक मैं ले गया। और जब 2018 का मैंने फॉर्म भर दिया, तब मैं उसको और बढ़ाया। जहाँ तक सवाल है कि ड्यूटी के साथ समय निकालने की, तो हमारे यहाँ जो सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो जॉब प्रोफाइल होती है, वर्किंग होती है, वह मुख्य रूप से नाइट शिफ्ट में ड्यूटी होती है, रात के शिफ्ट में। तो मैं स्टेशन पे ड्यूटी करता था, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे रात में। तो मेरी ड्यूटी की जो टाइमिंग, जो कि लगभग ऑल इंडिया में मैक्सिमम यही टाइमिंग, ज्यादातर लोग इसी टाइमिंग में काम करते हैं। उनका वर्किंग आवर होता है रात शाम के 6 बजे से सुबह के 6:40 का, यानी 12 घंटा 40 मिनट का। तो इस शिफ्ट में मैं काम करता था, लेकिन इसका हो क्या जाता था, बेनिफिट मुझे मिलता था, या इस डिपार्टमेंट में जो भी सॉर्टिंग असिस्टेंट में या जो भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं इसमें, उसके लिए रूलिंग है कि जो 12 घंटा 40 मिनट है, वो नाइट कन्वर्जन के हिसाब से वह लगभग 16 घंटा के ड्यूटी के इक्विवेलेंट हो जाता है। यानी 2 दिन की ड्यूटी आपकी 1 ड्यूटी में हो गई। तो यदि मैं आज रात काम करूंगा तो मुझे कल की भी ड्यूटी मेरी हो गई। अब मुझे परसों फिर रात में काम करना होगा, यानी 12 घंटे की ड्यूटी के बाद मैं 36 घंटा मुझे रेस्ट मिलते थे, और उस 36 घंटे के बाद फिर मुझे 12 घंटे की ड्यूटी मिलती थी। तो यह जो 36 घंटे मुझे मिलते थे, यह मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ कि मैं ड्यूटी से आता था, 3-4 घंटे सो लिया, फिर मेरा रात का काम वो सोने का जो था क्षतिपूर्ति हो गया, और बाकी आधे दिन फिर उस दिन शाम को फिर कल होके पूरे दिन मैंने पढ़ाई कर ली। इस हिसाब से मैंने पढ़ाई किया, जो कि ड्यूटी करते हुए भी मैं पढ़ाई कर पाया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि मेरी पोस्टिंग हो गई डिविजनल ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट में,
ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो जब मेरी पोस्टिंग वहां से वहां हुई तो फिर मेरी वर्किंग हो गई मंडे टू फ्राइडे, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, या 9:30 से 6, इसमें मेरी ड्यूटी हो गई। तो इसमें फिर मुझे तालमेल बिठाना पड़ा। मैं ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे समय सुबह में निकाल लेता था, और ऑफिस आने के बाद थोड़ा फ्रेश होके फिर मैं 2 घंटे का समय निकाल लेता था, और यह 4 घंटे मैंने रेगुलर पढ़ाई किया। मेरा यही सिद्धांत रहता था कि मैं आज के पढ़ाई या फिर आज मुझे जितना पढ़ना है उसको मैं कल के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर कल के लिए छोड़ूंगा तो कल का तो मुझे पढ़ना ही है। जब मैं एक दिन का कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं 2 दिन का कैसे कंप्लीट करूंगा। तो कोई भी हालत में आज का मुझे जो पढ़ना है वह मुझे आज पढ़ लेना है। इस तरह से मैंने पूरे मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे जो होता था वह फिर एक हम लोगों के लिए अच्छा चीज हो जाता था। सैटरडे संडे ऑफ में हमको थोड़ा 5-6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ने का अवसर मिलता है, और संडे को रिवीजन भी हो जाता था। इस तरह मैं ड्यूटी के साथ-साथ भी तैयारी करते चलिए रहा। दोस्तों, यहाँ पर दो चीज जो है इनका जो है आपको समझने की बात है। दो चीज मैंने जो गौर किया है। पहली चीज कि इनको जो जॉब लगी थी CHSL, वो बहुत ही वरदान साबित हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि इनको 12 घंटे की ड्यूटी, 36 घंटे का आराम। तो ये एक फायदा हो गया तैयारी करने के लिए। दूसरा एक चीज और आपने सुना होगा, ये सीख ऑब्जर्व किए होंगे कि जब इन्होंने तैयारी स्टार्ट की है तो उस दिन का काम उसी दिन कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखना है। ये भी हम लोगों को सीखने वाली बात है। चलते हैं हम लोग कि मैथ्स की तैयारी कैसे की है, रीजनिंग की तैयारी कैसे की, इसको सीखते हैं। फिर हम लोग इंग्लिश और GS की बात करेंगे। जी, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बताइए, प्रीलिम्स का मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी मैंने मैथ्स की तैयारी राकेश यादव सर की जो अरिथमेटिक की बुक आती है और एडवांस्ड मैथ्स की, उसको मैंने तैयार किया। उससे मुझे प्रीलिम्स की तैयारी और कुछ-कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मैंने देखे। और रीजनिंग की तैयारी, रीजनिंग में टोटली मैंने प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन देखे। किरण की रीजनिंग की प्रीवियस ईयर वाली जो बुक आती है उसको मैंने देखे, और उसी से मेरा वो अ, हुआ सर। क्लियर हो गया। चलिए, और अगर बात करें सिर्फ राकेश यादव की बात की, राकेश यादव सर की जो बुक है, सिर्फ वही किया था आपने बुक के मामले में? हाँ सर, बुक के मामले में क्योंकि मुझे मेरा मैथ्स अच्छा ठीक-ठाक रहा है। मुझे ओके। बस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखना था कि क्या है। और तो हम्म। मैंने देखा, और जो था वो मैं समझ गया, और करते उसको प्रैक्टिस किया तो अच्छा रहा मेरा। चलिए, और इंग्लिश का कैसे किया? क्योंकि आपका हिंदी बैकग्राउंड है, तो इंग्लिश को कैसे हाँ, किया? हाँ। जी, इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है, हम्म। पार्ट 1 और पार्ट 2, उस दोनों का मैंने अध्ययन किया। प्रीलिम्स के लिए मैंने मैक्सिमम पार्ट 1 का ही अध्ययन किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार हुआ मैंने उसी को बार-बार रिवीजन किया। और एक एमबी पब्लिकेशन की भी बुक आती है प्रीवियस ईयर्स की, उसका हम्म। भी मैंने प्रैक्टिस किया। ये दोनों मुझे इंग्लिश में बहुत सहायक सिद्ध हुए सर। ओके। तो प्रीलिम्स का जब तैयारी कर रहे थे तो मॉक टेस्ट भी हुँ। लगाते थे कि नहीं लगाते थे? हाँ, मॉक टेस्ट मैं लगाता था, लेकिन वह बहुत जल्दी-जल्दी नहीं, महीना में 1 मॉक टेस्ट मैं लगाया, और उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ही जैसे-जैसे तैयारी आगे बढ़ती गई, मॉक टेस्ट लगाने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी, और फाइनली जाके मैं वीकली 1 मॉक टेस्ट ज़रूर दे देता था। लेकिन मॉक टेस्ट मैं देता था तो वह ऑफ़लाइन ही देता था ज़्यादातर, हम्म। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में मुझे कभी कोई परेशानी ऑनलाइन के कारण नहीं हुई। तो जब ऑनलाइन के कारण कोई परेशानी मुझे नहीं हो रही थी, मुझे सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व करना था, बस वही था। तो मैंने ऑफ़लाइन ही मॉक दिए, और हर वीक मैं 1 मॉक देता था। और अगर कोई पॉइंट या कोई पार्ट में मेरे नंबर कम रह गए, तो मैं उसपे गौर करता था कि आखिर क्यों नंबर कम रह गए। और मैंने देखा कि हर बार कुछ-कुछ 1-2 नंबर, 4 नंबर करके मेरे नंबर्स बढ़ते ही गए, और वह मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं अपने आप को एनर्जेटिक, और मुझे अच्छा मोटिवेशन मिल रहा था कि चलो तैयारी कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ रहा है, और लग रहा है कि जहाँ तक कट ऑफ होगा या जो सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए वहाँ तक मैं धीरे-धीरे पहुँच पा रहा हूँ। प्रीलिम्स का जो ये है मॉक है, वो कौन सी बुक से लगाए थे आप? प्रैक्टिस सेट कौन सा लिए थे? प्रीलिम्स का जहाँ तक ऑफलाइन की बात है, तो ऑफलाइन मैंने कोई स्पेसिफिक वो बुक्स की बात करें तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं बुक स्टोर्स पे गया, जो भी प्रीवियस ईयर्स का दे दिया, चाहे
कोई भी पब्लिकेशन का हो, स्पार्क, यूनिक, ये सब देता था। तो इसमें कोई ये चीज था नहीं, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो सेम ही रहना है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की हम बुक ले लें। तो उससे हम वो ले लेते थे प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस में ईयर जो खाली का है। प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर है वही लगाए थे और कुछ नहीं? प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के साथ ही दे देता था कोई भी, उसका मैं कोई स्पेसिफिक वो नहीं था। स्पार्क का कह सकते हैं कि स्पार्क का मैं एक लाया था, उसका मैंने लगाया। उसके बाद फिर एक यूनिक का भी लाया, तो इसका भी मैं प्रैक्टिस किया। चलिए, रिजल्ट जैसे प्रीलिम्स का आ गया तो उसके बाद मेंस कितना दिन बाद था और उसका क्या स्ट्रेटजी था आपका? सर हम लोगों का 2018 बैच जो है वह आप जानते ही हैं कि बहुत शुरू से ही बहुत सफर किया है। सबसे पहले तो एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम ही लेट से, वो क्या वेंडर नहीं मिल रहा था, जो भी है। तो हम लोग का जून 2018 में हम लोग का जून 2019 में हम लोग का प्रीलिम्स हुआ, और उसका रिजल्ट एक महीने में आ गया था। वह प्रोसेस तो सही चला। और इसके रिजल्ट के 2 महीने बाद ये मेंस था, सितंबर के महीने में। तो 2 महीने का समय रिजल्ट के बाद था, लेकिन पीटी का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद ही लग गया था मुझे कि मैं प्रीलिम्स तो जरूर निकाल लूंगा, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। और मुझे मेंस देना है, इसलिए मैं प्रीलिम्स के एग्जाम के जस्ट बाद ही मैं मेंस की तैयारी में जुट गया था सर। तो जैसे तैयारी स्टार्ट किए मेंस की, तो कहाँ से शुरू हम्म। किए? सीधा सेट लगाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि मैथ्स तो आपका अच्छा था, या हाँ कुछ हाँ। और भी काम किए थे? नहीं, मैथ्स तो अच्छा था ही, लेकिन मैं प्रैक्टिस भी साथ साथ पूरे चैप्टर वाइज भी पढ़ते रहना चाह रहा था। इसके लिए मैं वही काम किया, मैंने वीकली ही मैं मॉक देता था, क्योंकि हम्म 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का मॉक हो जाता था ना। हम्म इसलिए मैं वीकली मॉक देता था, और पूरे वीक में चैप्टर का जो अध्ययन उसी किताब से, जो मैंने पहले भी बताया, हम्म अरिथमेटिक, एडवांस और एक उनका क्लास नोट्स भी आता है, हम्म उस तीनों से मैंने उसकी तैयारी की, मैथ्स की। और इंग्लिश की वही नीतू सिंह मैम की फर्स्ट बुक, और मेंस के लिए मैंने सेकंड बुक, जो कि प्रोज वगैरह इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से। इंग्लिश में भी आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश में भी, इंग्लिश को कैसे रट्टा मारे थे? हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे हमारे व्यूवर हैं और बहुत सारे मेल भी लोग ये करते हैं जी, उसका कुछ इंग्लिश को गुरु मंत्र बताइए। गुरु मंत्र कह सकते हैं सर। गुरु मंत्र तो नहीं, बस बार बार प्रैक्टिस किया और उसको समझने की कोशिश की। हिंदी मीडियम से रहते हुए भी मेरा इंग्लिश शुरू से ठीक रहा है, वीक नहीं रहा है, ठीक ठाक इंग्लिश रहा है। मुझे दिक्कत आती थी तो बस इसमें, जो क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इसलिए मैंने उस पर ज्यादा मेहनत किया। मेहनत करने का अर्थ यह कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस के द्वारा मैं उसको पूरे को भावार्थ को समझ जाता था कि यह पूरा कहना क्या चाह रहा है। और जब उस भावार्थ समझ में आ जाता था, तो उस पर आधारित चाहे जो क्वेश्चन वाले होते हैं वो, या प्रोज, वो जो क्लोज टेस्ट में उनके बीच के ब्लैंक्स भरने होते हैं, वो मैं इजिली कर पा लेता था। अगर कोई ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उस सेंटेंस को मैं 2-3 बार पढ़ता था, और ऑप्शन में 4 वर्ड हैं, चारों को मैं उसमें पुट करके देखता था कि कौन सा मुझे सुनने में लग रहा है कि ग्रामेटिकल ये सही लग रहा है। तो सही, उससे मैंने उसको किया, और अच्छा हो गया। मेरी तैयारी जो है अच्छी रही, और अच्छे नंबर भी आ गए। ठीक है, तो मेंस दे दिए, उसके बाद फिर टीयर 3 वो हिंदी में किए थे कि इंग्लिश में किए थे टीयर 3? नहीं, वो तो मैं हिंदी में ही किया, क्योंकि जो मेरा मानना है कि टीयर 3 या डिस्क्रिप्टिव जिसको कहते हैं, इसमें हम जिस भाषा में, जिस माध्यम में हमने पढ़ाई की है, उस माध्यम से ही हमें उसकी तैयारी या वो उसको करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हमें कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जो कि बहुत कॉमन नहीं हो, और इंग्लिश तो हम लिख जरूर देंगे, लेकिन इंग्लिश में उतनी तरह की भावनाएं, उतनी तरह की फीलिंग्स नहीं आ पाएगी। हर कुछ को ट्रांसलेट कर करके लिखना, ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों के लिए टफ हो जाता है। इस कारण मैंने हिंदी को चुना, और हिंदी से मैंने दिया, जिसमें मेरा लगभग 64 नंबर मुझे आए थे। अच्छा, टीयर 3 में 64 नंबर आया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सॉरी सॉरी, तैयारी 60 नंबर, 60 नंबर 60 पर। टीयर 3 में मुझे 60 नंबर आए थे। 60 नंबर आए थे। जी। चलिए, अब टीयर 4 की बात कर लेते हैं। टीयर 4 टाइपिंग वाइपिंग भी 60। सीखे थे? टाइपिंग तो आपको आता ही था पहले से, तो उसके लिए हाँ, कुछ किए थे टाइपिंग में क्या? मैं बहुत अच्छा था पहले से ही। हम्म सर
जी। हाँ, टाइपिंग तो आपको आता ही था। तो सीपीटी के लिए क्या सब किए थे, सीपीटी के लिए? हाँ जी। सबसे पहले तो सर टीयर 3 के बाद हम लोगों का एक यूएफएम वाला बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था कि यूएफएम क्या होगा। कोई भी आदमी श्योर नहीं था कि मैंने क्या कहीं कुछ तो लिख तो नहीं दिया। हर आदमी टेंशन में था कि क्या होगा यूएफएम वाले मुद्दे को लेके, सुनेगा एसएसपी नहीं सुनेगा। लोगों ने बहुत सारा कंप्लेन किया कि नहीं होना चाहिए, बचाना चाहिए, इस तरह से था। लेकिन इसी के बीच में और उसके बाद जो है सो कोरोना भी आ गया, तो डिस्क्रिप्टिव या टीयर 3 के और टीयर 4 के बीच में लंबा समय हो गया। हम्म। लेकिन मैंने जब उसका मुझे लग रहा था कि चलो हम लोग पॉजिटिव मान के ही चलते हैं कि रिजल्ट मेरा आएगा, निगेटिव मानने से कोई फायदा नहीं है, और जो होना होगा वो तो हमारे हाथ में है नहीं, हम लोग अपने भर ही कोशिश कर सकते हैं। तो टाइपिंग के लिए मैं निश्चिंत था सर कि मुझे टाइपिंग के लिए कुछ नहीं सोचना था। मेरी 60 की टाइपिंग की स्पीड हमेशा से मतलब जब से मैं सीएचएसएल वाला एग्जाम दिया उस समय से मेरी 60 की स्पीड रही है। अच्छी खासी स्पीड है मेरी टाइपिंग की, इंग्लिश टाइपिंग की। हिंदी हिंदी मैं नहीं जानता हूँ। तो और टाइपिंग का प्रैक्टिस ऑफिस में भी ऑफिशियल वर्क में अच्छा खासा हो ही जाता था। हम्म। बात थी बस एक्सेल और पावर पॉइंट। एक्सेल भी मैं ऑफिस में वर्किंग में देख रहा था, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आ गया सितंबर में और 3 महीने बचे इसके सीपीटी के, तब मैं उसको फोकस करके सीपीटी की तैयारी के लिए एक मैंने कोई ऐसा उपाय सोच रहा था कि कहाँ से मुझे कोई इसके लिए मटेरियल मिले, कोई सोर्स मिले। तो मैंने निखिल गुप्ता जो है सर, उनकी एक ब्लैक बुक फॉर सीपीटी कि मैंने कहीं पर टेलीग्राम ग्रुप या कहीं पर देखा, तो मैंने उसे ऑनलाइन अमेज़न पे ऑर्डर कर दिया। एक वो आ गया। जब मैंने उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस देखे और अपने मैंने कंप्यूटर पे उनका प्रैक्टिस किया, तो वो मुझे अच्छा ठीक-ठाक लगने लगा। और साथ-साथ अपने उसको थोड़ा पॉलिश करने के लिए मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियोज़ देख लिए कि सीपीटी के लिए क्या है। अ, उसको देखा, प्रैक्टिस किया और मेरा लगा कि हाँ, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम्म। सीपीटी में आप देखेंगे सर कि लगभग सेम टाइप के ही क्वेश्चंस एक्सेल पावर पॉइंट में हर बार आते हैं। जी। एक्सेल में भी सेम वही चीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़, परसेंटेज इंक्रीज़, डिक्रीज़ निकालना, ऊपर में नाम, रोल नंबर, नीचे अपना नाम, डेट जो भी है, और पावर पॉइंट तो उससे भी ईज़ी आता है। तो सिंपली मैंने उस ब्लैक बुक को पढ़ा और यूट्यूब से प्रैक्टिस की। यूट्यूब पे मैं कहीं अगर मैं बैठा रहता था फ्री, तो उस पे यूट्यूब में वो वीडियो मैं सीपीटी का उस टाइम देखता था। इस प्रकार से मेरी सीपीटी की अच्छी तैयारी हो गई सर, और सीपीटी में मुझे 100% मार्क्स आए सर, अरे कोई वाह, वेरी नंबर कटा नहीं। सुपर सुपर। चलिए, अब कुछ ऐसी स्टोरी बताइए जो आप चाह रहे थे बताने के लिए व्यूवर को, कि आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। ऐसा कुछ स्टोरी है आपके लाइफ में जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? मोटिवेशनल कह सकते हैं सर कि अगर मैं जॉब में जिस प्रकार से आया और जॉब में आया, तो मुझे लोगों से ऐसा सुनने को मिला कि चलो एक जॉब हो गया, इसके बाद दूसरे जॉब की तैयारी मुश्किल है, नहीं कर सकते हो। या फिर एक है ना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर पहली सफलता के बाद आप रुक जाते हैं, तो बहुत सारे लोग की जुबान यह कहने के लिए खुल जाएगी कि आपकी पहली सफलता एक मतलब किस्मत थी या एक तुक्का थी। तो इस टाइप की भी बातें थी। तो मैंने तो वह बात मेरे साथ भी हुई। टालते-टालते मुझे लगा कि मैं नहीं टाल पाऊँगा, तो मैंने कहा कि चलो शादी कभी ना कभी तो करनी ही है। तो मैंने जॉब के 2 साल बाद 2016 में मेरी शादी हो गई। 2016 में शादी के बाद मैंने तैयारी शुरू की। 17 में मैंने तैयारी शुरू की थी। और ये साथ एक ये भी होती है कि भाई शादी हो गई किसी की, अब शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं और तब ये आदमी कैसे तैयारी करे। तो मैं शादीशुदा ज़िंदगी के बाद मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। लेकिन हाँ, मैं अपने आप से इस बात से खुश हूँ कि मुझे अगर कुछ मेरे साथ ऐसा भी रहा कि इस ज़िम्मेदारी के साथ आप वो नहीं कर सकते, तो मैंने वह करने की कोशिश की और जब उसमें सफलता मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब मेरा 2019 में मतलब तो सीजीएल 18 का जो मेंस था, 11 तारीख को मेरा मेंस था, मैथ्स इंग्लिश, और
ये डबल AO वाला जो पेपर होता है अकाउंट्स वाला, वो मेरा 15 तारीख को था। तो उस दिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि उस दिन मुझे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इस कारण मैं एग्ज़ाम के लिए निकल रहा था। हम्म। सुबह-सुबह मैं निकलने ही वाला था एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि अब हॉस्पिटल जाने की बात है, तो मैंने कहा कि चलो पीट ने मैथ्स इंग्लिश तो दे ही चुके हैं, अगर अच्छा रहा तो इंस्पेक्टर बन जाएँगे, यही ना डबल AO नहीं बनेंगे। लेकिन यस। ये सब भी हुआ, आगे CPT और जो भी है डिस्क्रिप्टिव वगैरह वो सब कह सकते हैं पूरे परिवार की ज़िम्मेवारी निभाते हुए मैंने दिया। एक और पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, मुझे देना था कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ामिनेशन और मैं ग्रेजुएट ही नहीं था। तो ये भी मेरे लिए एक वो था, चैलेंजिंग बात थी। मैंने देखा था अपने कुछ लोगों से पता किया, तो इग्नू वगैरह से कुछ लोग बताए कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 2012 में एडमिशन लिया था, अभी 2018 हो गए, 6 साल हो गए, मेरा अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो भाई बड़ा कमाल हो जाएगा, अगर 6 साल 8 साल लग गए मुझे ग्रेजुएशन करने में, तब मैं कहाँ से तैयारी कर पाऊँगा। लेकिन थैंक्स टू मिथिला यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत स्मूथली सही समय पे सेशन समाप्त हुआ और ये तीनों पॉइंट मेरे लिए रहे। पहला, लोग कहते हैं शादी के बाद नहीं होगा, मैंने किया। लोग कहते हैं कि अगर ग्रेजुएशन नहीं हुआ, ग्रेजुएशन करोगे तब कैसे, वो मैंने किया। और तीसरी बात कि नौकरी करते हुए, और चौथी बात मैं यह कह सकता हूँ कि कहीं मैं बाहर नहीं गया तैयारी के लिए, ना पटना, दिल्ली कहीं नहीं मुझे जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ जाते हैं वह सही नहीं है, सब सही है, लेकिन मुझे नहीं जाना पड़ा, मैं घर पे रह के ही तैयारी किया। मुझे नहीं जाना पड़ा और मैं घर पे रह के ही तैयारी किया, सेल्फ जी। स्टडी किया और ईश्वर की कृपा रही और लोगों का स्नेह रहा कि मुझे बहुत बढ़िया। यहाँ सफलता 4-5 मिली। पॉइंट दोस्तों समझने लायक है कि एक तो ताना सुनना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इनके मैसेज में पहला लाइन जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके आसपास में कोई निगेटिव बोलने वाले हैं तो समझ लीजिए कि आपका सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि वो जितना निगेटिव बोलेगा उतना आग लगेगी और जितना आग लगेगा उतना तूफान मचेगा। तो वो एक था इनके सफलता का सबसे मेन चीज कि एक नौकरी तो हो गया तुक्के में, दूसरा लेके दिखाइए शर्मा जी। तो ऐसे बोलने वाले लोग जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उनको दिल पे लेना है, दिल पे नहीं लेना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे लेना है और दिल पे लेके कर दिखाना है, जैसा कि शर्मा जी ने कर दिखाया है। तो और इतनी सारी हर्डल भी थी जो बताया इन्होंने कि शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आपका टाइम इधर उधर जाने लगता है, ससुराल तो ये वो 9-17 चालू हो जाता है। फिर अगर बेबी हो गया है, मतलब एग्जाम के समय में ही बेबी हो गया, तो अब सोचिए कि 10-15 दिन जो है उसमें चला गया। तो ये सब करते करते भी आपका रिजल्ट आता है, इसका मतलब है कि आपका जो ड्रीम है वो एकदम बोलते ना कि अकाट्य ड्रीम है, मैं लेना ही है, मुझे कुछ भी हो जाए वो मेरे को कुछ मतलब एट एनी कॉस्ट मुझे पाना है। तो ये जो जुनून है, ये जुनून सवार होना चाहिए, जैसा कि शर्मा जी के पास जुनून सवार था और इन्होंने कर दिखाया। जी शर्मा जी, और मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन या कोई मैसेज जो आप देना चाहें नए बच्चों को जो 2020 का मेंस देने जा रहे हैं और 2021 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं 2020 और 2021 के लिए, उनको मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है, उसके प्रति बिल्कुल समर्पित रहें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी-जान से जितना आपसे मेहनत हो सकता है, उतना मेहनत करें। मेहनत में कटौती ना करें। जो भी है जिस प्रकार के आप जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, जो भी टीचर हो, सर भी बहुत अच्छा गाइडेंस लोगों को दे रहे हैं और इससे भी सर के दिवाकर सर के गाइडेंस से लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। अभी मैं सर का वीडियोज़ देखता हूँ और चूँकि पोस्ट प्रेफ़रेंस वगैरह भरने के समय में मैंने देखा था, उससे बहुत लाभप्रद साबित हुआ था मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी साबित हुआ। तो आप उसका पालन करें और एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर अभी आप सही से मेहनत कर लेंगे, 2 साल, 1 साल आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो आपकी आगे की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी एक अच्छे, एक सुव्यवस्थित, एक अच्छे तरीके से सुचारू तरह से आपकी ज़िंदगी चलेगी। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बहुत सरकारी नौकरी होने के बाद आप बहुत अधिक की उम्मीद नहीं करें, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी है
खुश रहने लायक और आराम से जीने लायक आपको कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर यह 2 साल आप तैयारी में अधूरे मन से लगाते हैं, जिसमें आप सफलता से वंचित रह जाते हैं, तो संभावना रहती है कि जो आप जीवन शैली जीने के योग्य हैं या आप अपने मेहनत से जिसको प्राप्त कर सकते हैं, उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के प्रति उसी प्रकार समर्पित हो जाइए, जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही थी, उसको कुछ नहीं दिख रहा था। आप हो सकता है कि आपको अपने कुछ दायित्व कहीं कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार के यहाँ आप पढ़ाई के कारण ना जा पाएँ। अगर अनावश्यक है या बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है तो आप नहीं जाएँ, उस पे फ़ोकस करें। आप मेरा विश्वास रखें कि जब आपको सफलता मिल जाएगी, तो उन्हीं लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगा और वह आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और खुद से फिर आपको परिचित करवाएँगे और यहाँ तक कि अपने बाल-बच्चों, अपने जान-पहचान वाले को भी कहेंगे कि आप इनसे सीखिए, इन्होंने सफलता अर्जित की है। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, जो भी है प्रैक्टिस करिए, अपने आप के प्रति समर्पित होइए और यह आपकी ज़िंदगी बना देगा। आप बहुत खुशहाल, बहुत अच्छा ज़िंदगी जिएँगे। तो सिर्फ पढ़िए और मेरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर सफल होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू शर्मा जी। एक क्वेश्चन जो है लास्ट में रह जाता है, आपने शायद बताया, उसको कवर किया कि आगाज योर जर्नी आपकी लाइफ में कैसे आया, हमारा जो चैनल है उस पर आप कैसे जुड़े? सर सबसे पहले जब सीजीएल की तैयारी शुरू की तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा लुभाती थी सीजीएल में या फिर सीजीएल का एक तरह से कह सकते हैं कि वह उसका जो पब्लिसिटी कह सकते हैं जो भी है, वह है मेन पोस्ट जो सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता है। 3 स्टार यूनिफ़ॉर्म ये 4600 ग्रेड पे इंस्पेक्टर की नौकरी, तो यह एक्साइज़ इंस्पेक्टर के नाम से तो मेरा भी सपना था एक्साइज़ इंस्पेक्टर मुझे लगा कि हाँ, ये एक आकर्षक और एक सही जॉब प्रोफ़ाइल तो उसको पता करने के लिए मैंने सर्च किया एक्साइज़ तो कर आपका आ गया सर और लोगों का भी आया तो मैंने औरों का भी देखा, आपका भी देखा। तो जब आपका वीडियो मैंने आगाज़ योर जर्नी पे देखा तो मुझे लगा कि यह सर जो बता रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके, बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस और नापा-तुला बात बता रहे हैं, जिसमें कहीं कुछ फेक नहीं लग रहा है, जो भी है सटीक चीज़ है। जहाँ तक एनालिसिस की बात हो, कोई जॉब प्रोफाइल या आप यहाँ तक बताते थे कि आपको किनसे यह जानकारी मिली है। ऐसे ही नहीं आप कहीं यूट्यूब से देख के, कहीं से देख के, तो आपकी सारी जानकारी बिल्कुल सटीक रहती थी और सीधा आप एक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, कोई उसमें ज़्यादा नहीं लगता था कि हाँ, सर हमारे बीच के ही हैं और जिस प्रकार हम क्लास में पढ़ते हैं, अपने कोई सर से पढ़ते हैं, जो पूछते हैं आपको कमेंट में कुछ पूछा भी मैंने, तो आपने सही उसका रिप्लाई भी दिया था। तो इससे लगा कि जब एक बार जुड़ गया तो फिर आपके सारे वीडियोज़ आने लगे और बहुत आगे चल के वह अच्छा साबित हुआ। पढ़ाई के भी आपके जो है 20 सीजीएल 20 के लिए अभी जो 21 के लिए सबके लिए आ रहे हैं। इसको भी मैं यूट्यूब पे कभी-कभी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ जेन्युइन है और जो चीज़ सटीक है, वह सर बताते हैं। इसलिए सबसे मैं यह आग्रह करूँगा कि आप आगाज़ योर जर्नी से जुड़ें और इससे आपको लाभ ही लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, इसकी मैं गारंटी चलिए देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने मेरा चैनल का भी प्रमोशन कर दिया है। खैर हम लोग जो है इंटरव्यू को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि सॉर्टिंग असिस्टेंट के ऊपर जो है बहुत वीडियो नहीं है। तो मैं एक दिन आपसे जी, समय जी, जी। चाहूँगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो हुँ। जॉब प्रोफाइल है मुझे बताइएगा, तो हम लोग एक 10 मिनट का वीडियो किसी दिन शूट करेंगे सिर्फ और सिर्फ जी, सॉर्टिंग जी, बिल्कुल असिस्टेंट सर। के जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है? हाँ, बिल्कुल सर, मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट का पूरा जॉब प्रोफाइल बता दूँगा क्योंकि जो भी मैंने यूट्यूब पे सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल देखा है, हुँ, वो मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा बात उल्टा-पुल्टा है, जो कि प्रैक्टिकली में या जो भी नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ, मैंने 7 साल से ज़्यादा, साढ़े 7 साल लगभग या सवा 7 साल मैंने नौकरी की है और जितना तरह का इसमें काम होता है, चाहे स्टेशन पर का काम हो, वो भी मैंने किया है। ट्रेन में जो ड्यूटी होती है, वह भी किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जो कि फाइल वर्क होता है, वह भी किया। तो मुझे इसका पूरा और इसके साथ-साथ इसके आगे का भी जो प्रमोशन है या हायर जो पोस्ट है पोस्टल डिपार्टमेंट में हुँ, हुँ। उसका क्योंकि मुझे रुचि रहती थी कि कौन क्या पोस्ट है, उसमें क्या है, सबको मैं बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। तो जब मैं देखता हूँ इंटरव्यू ना, तो मुझे हँसी भी आती है लोगों की, कि भाई क्या? लेकिन सर
एक मैं पोस्टल इंस्पेक्टर दूसरे कोई थे, मैं नाम नहीं ले सकता, दूसरे चैनल की बात है, हाँ उनका मैंने इंटरव्यू देखा। तो वो तो क्योंकि वो जॉइन ही करने वाले थे, उनको कोई आइडिया भी नहीं था और उन्हें इतना कुछ बता दिया, लगा कि जैसे कहीं किताब से पढ़ के कुछ बता रहे हो। लेकिन एक विमल धाकर है, हाँ जिनका हाँ इंटरव्यू सर आप लिए थे पोस्टल इंस्पेक्टर का, हाँ हाँ उन विमल धाकर, जी। उनका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, बिल्कुल सटीक बताए हैं। क्या है कि वो 5 साल नौकरी कर चुके थे, वो एकदम हम्म सही बताए। उनके बैच के बिहार में भी और लोग हैं जो जिनसे हमको बात होती है, क्योंकि हम्म ऑफिशियल वर्क से वो फ़ोन करते हैं ना कि फलाँ रिपोर्ट भेजिए, ऐसे। हम्म तो वो भी शायद 14 बैच के ही है विमल धाकर। तो वो एकदम सही है, तो इस प्रकार का इंटरव्यू सही रहता है सर। लगता है कि कोई किताबी इंटरव्यू दे रहा है, कोई थ्योरी की बात बता रहा है, जो बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल में बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हँसी नहीं। लगता है। इसलिए सर आप जब कहिए सॉर्टिंग असिस्टेंट का हाँ, मैं हम लोग पूरा हम लोग उसमें करते हैं नेक्स्ट बता वीक दूँगा। जो है। अभी तो ऐप का हाँ, काम चल हाँ। रहा है, ऐप का काम चल रहा है, तो ऐप जैसे लॉन्च होता है उसके बाद जो है हुँ, एक एक हुँ। करके जॉब प्रोफाइल फिर से मैं पिक करूंगा, तो उसमें सॉर्टिंग हुँ, असिस्टेंट के लिए हुँ। मैं आपको इनवाइट करूंगा। ठीक है। जी, जी, बिल्कुल सर। चलिए, आगाज योर जर्नी पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप ज्वाइन कीजिए कलकत्ता। कलकत्ता का जो आपका एक्सपीरियंस है 6 महीने के बाद, फिर हम आपसे बात करेंगे कि कैसा रहा आपका कलकत्ता जोन और क्या सब है वहां पर। आपके जाने से भगवान करे वहां पर प्रमोशन जो अटका हुआ है वो फटाफट फास्ट हो जाए। आप जाते ही 2-3 साल में सुपरडेंट बन जाए, हमारी दुआएं हैं। अब आगे तो कोई देखा नहीं है वैसे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और सर, और लगता भी है कि जैसे कि आप ये आरआर वगैरह आने की जैसे बातें चल रही है, इस अनुसार लग रहा है कि हाँ, जहाँ स्लो है वहाँ वाले को कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस चीज की आशा मन में रखता हूँ। जी जी। आपके बात में आपके मुंह में घी शक्कर सर की ऐसा हो। और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और मुझे इतने मतलब आपके चैनल पे बुलाने के लिए, और मेरी बातें जो इतने सारे लोग सुन पा रहे हैं, ये मौका मुझे देने के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर।